बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, और उसी के अंतर्गत हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के रोगों को पढ़ा और वो रोग किससे होते, किसके द्वारा होते हैं, उनसे बचाव कैसे हो सकता है, उनके प्रभाव क्या होते हैं। उसके बाद ड्रग्स के बारे में पढ़ा, अल्कोहल के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया है इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। उसी के अंतर्गत लास्ट टर्न पर हम लोगों ने इम्यूनिटी क्या होती है उसको डिस्कस किया, टीके के बारे में डिस्कस किया, और फिर जो इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता दो प्रकार की होती है, एक इनेट होती है, एक रिक्वायर्ड होती है। एक जन्मजात होती है सभी जीवों में, और एक जो बाद में जीवन काल के दौरान अर्जित की जाती है इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो इसी के अंतर्गत हम लोगों ने लास्ट टर्न पर इनेट इम्यूनिटी पढ़ी थी, जो जन्मजात रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। उसी के आगे हम लोग आज डिस्कस करते हैं इनेट इम्यूनिटी के अंतर्गत। उसी में आगे जो इनेट के अंतर्गत ही इसको डिस्कस करना है। फिर नेक्स्ट टर्न पर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अर्जित या उपार्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता, अर्जित या उपार्जित या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो आज इसी में आगे पढ़ते इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन या प्रदाह प्रक्रिया या शोथ। ये इन्फ्लेमेशन, प्रदाह प्रक्रिया या शोथ क्या होता है? जब किसी को भी किसी भी शरीर में किसी भी स्थान पर चोट लग जाती है, कोई कीड़ा काट लेता है, किसी प्लांट के संपर्क में आ जाते हैं, उससे चोट लग जाती है, या गिरने से चोट लग जाती है, या फोड़े फुंसे निकल आते हैं, तो उसमें इन्फ्लेमेशन या प्रदाह प्रक्रिया होती है। चोट लग जाए, गिर पड़े चोट लग जाए, या किसी अस्त्र शस्त्र से चोट लग जाए, किसी कीड़े या किसी जानवर के काटने से हो जाए, फोड़े फुंसी हो जाए, तो ये शरीर में किसी भी स्थान पर किसी भी चीज़ से, किसी केमिकल के द्वारा, किसी हथियार से किसी चोट लग जाए, फोड़े फुंसी हो जाए, तो क्या होता है वहाँ पर लाल पड़ जाता है, सूजन आ जाती है, लाल पड़ जाता है, सूजन आ जाती है, वो स्थान थोड़ा सा गर्म हो जाता है, स्थान पर गर्म हो जाता है, लाल पड़ जाता है, सूजन आ जाती है, तो ये सब प्रक्रियाएं हो जाती हैं। तो इससे पता चलता है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, दर्द भी हो जाता है उस स्थान पर। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रदाह प्रक्रिया या इन्फ्लेमेशन। अब ये प्रदाह प्रक्रिया में हो क्या जाता है? स्थान का लाल हो जाना, जहाँ भी चोट लगती है, फोड़े फुंसी होते हैं, कोई काट लेता है, कैसे भी किसी भी प्रकार से केमिकल का रिएक्शन हो जाता है, तो वहाँ पर लाल हो जाता है। स्थान का सूज जाना, वहाँ सूजन आ जाती है। तीसरा क्या है? स्थान पर अत्यधिक ऊष्मा का निष्कासन, मतलब कि वहाँ गर्म हो जाता है, या अत्यधिक दर्द का होना, तो वहाँ पर दर्द भी हो जाता है, बहुत तेजी से दर्द होने लगता है। और चोट लगने का कम क्रियाशील हो जाना, जहाँ पर चोट लगती है वहाँ की जो क्रियाशीलता होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। जैसे अन्य स्थानों पर, अन्य चीज़ों पर क्रियाशीलता अधिक रहती है, लेकिन जहाँ चोट लग गई, जो भाग क्षतिग्रस्त हो गया, तो वहाँ जो क्रियाशीलता होती है, उसकी एक्टिविटी होती है, वो स्लो हो जाती है। तो ये जो प्रदाह प्रक्रिया होती है, जिसके कारण ये प्रभाव देखने को मिलते हैं शरीर में, तो ये किस कारण से हो जाता है? लाल हो जाता है, दर्द हो जाता है, सूजन आ जाती है, ये किस कारण से? ऐसा क्या होता है शरीर के अंदर जिससे कि ऐसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं?
तो इसका पहला कारण क्या है? जहां पर चोट लगती है या जहां पर सूजन आ जाती है, फोड़े फुंसी निकल आती है, कोई केमिकल का रिएक्शन आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वहां पर क्या हो जाता है? रुधिर केशिकाओं का फैल जाना या वैसोडाइलेशन, वैसोडाइलेशन हो जाता है, या रुधिर कोशिकाएं जो होती है वो फैल जाती है। और इन रुधिर केशिकाओं के फैल जाने से क्या होता है? वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, वो हिस्सा लाल पड़ जाता है। रुधिर कोशिकाएं फैल गई तो रुधिर का प्रवाह भी बढ़ जाएगा, रुधिर कोशिकाएं फैलेंगी, रुधिर का प्रवाह, ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, जिसके कारण वो स्थान रेड कलर का नजर आने लगता है, लाल रंग का दिखाई पड़ने लगता है। तो ऐसा इसलिए हो जाता है, तो इसी को हम वैसोडाइलेशन कहते हैं। और इस कारण से लाल पड़ जाता है, गर्म भी हो जाता है, वाटर सप्लाई मतलब ब्लड की सप्लाई बढ़ गई, ब्लड रेड कलर का होता है तो लाल हो जाता है वहाँ पर, और स्वेलिंग भी आ जाती है। इसके बाद पहला कारण तो ये होता है कि रुधिर केशिकाओं का फैल जाना होता है। दूसरा क्या होता है? केशिकाओं की पारगम्यता का बढ़ जाना, इंक्रीज इन कैपिलरी परमेबिलिटी। जो केशिकाएं होती फैल गई, उनकी जो पारगम्यता होती, परमिएबिलिटी होती है, वो बढ़ जाती है, जिससे कि जो मास्ट सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, बेसोफिल्स हैं, इनमें क्या होता है? वैसोडाइलेशन सब्सटेंस या वैसोडाइलेशन जो पदार्थ होते हैं उनका स्रावण होने लगता है, वो स्रावित होने लगते हैं, सिक्रीट होने लगते हैं, जैसे कि हिस्टामाइन, ब्रोडिकाइनिन, सेरोटोनिन, प्लास्टोग्लैंडिस, ये सारी पदार्थ बनने लगते हैं, जिससे कि इन पदार्थों के स्रावित होने से, सिक्रीट होने से परमिएबिलिटी या पारगम्यता बढ़ जाती है। और पारगम्यता बढ़ती है, परमिएबिलिटी बढ़ती है, तो वहाँ पर ब्लड की, वाटर की, फूड की, सभी की सप्लाई बढ़ जाती है। और इस सब के बढ़ने से क्या होता है? वहाँ स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। इस सूजन आने का, स्वेलिंग आने का मुख्य कारण होता है, जिससे कि चोट लगने वाले स्थान पर फोड़े फुंसी लगे, कोई काट लेता है या किसी केमिकल का रिएक्शन हो जाता है, तो उससे वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आने लगती है और स्वेलिंग बढ़ती चली जाती है। जैसे कभी कोई गिर पड़ता है तो गिर जाता है तो हड्डी टूट गई, तो हड्डी तो टूट गई और उस स्थान पर स्वेलिंग आ जाती है, हड्डी टूटने वाले स्थान पर। तो डॉक्टर पहले क्या करते हैं? प्लास्टर चढ़ाने से पहले स्वेलिंग को कम करते हैं। स्वेलिंग कम होगी तभी सही ढंग से हड्डी को वो जोड़ पाएंगे और प्लास्टर चढ़ा पाएंगे। तो स्वेलिंग आ जाती है, तो ये जो सेल्स होती हैं ये पदार्थों का स्रावण करने लगती हैं, स्रावित करने लगती हैं, जिससे कि पदार्थों की सप्लाई बढ़ जाती है, परमिएबिलिटी बढ़ जाती है और स्वेलिंग आ जाती है। इसके बाद तीसरा कारण क्या होता है? भक्षी कोशिकाओं का क्षतिग्रस्त ऊतकों में अंतर्वाह, इनफ्लक्स ऑफ फैगोसाइट्स इनटू डैमेज टिश्यू। जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती हैं, उन क्षतिग्रस्त कोशिकाओं में, डैमेज टिश्यू में जो भक्षी कोशिकाओं का जो होता है वो प्रवाह बढ़ जाता है। भक्षी कोशिकाएं जो जीवाणुओं, कीटाणुओं का भक्षण करती हैं, उसको खा लेती हैं, निगल जाती हैं, इनका प्रवाह बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है? ये भक्षी कोशिकाएं बढ़ जाने से ये जीवाणुओं, कीटाणुओं का भक्षण कर लेती हैं, उनको खा जाती हैं, उनको नष्ट कर देती हैं। और उनके नष्ट होने से क्या होता है कि वहाँ पर जो डैमेज टिश्यू हैं उनमें सप्लाई बढ़ने से धीरे धीरे जो क्षतिग्रस्त हुई कोशिकाएं होती हैं उनमें पस या मवाद बनने लगता है, और मवाद बनने लगता है और मवाद बनने को बाहर निकलने लगता है,
और तो जब ये बाहर निकलने लगता है तो वहाँ पर नई कोशिकाओं का निर्माण भी शुरू हो जाता है। मवाद में निकलने लगा और ये क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के द्वारा, तो उसके बाद जो नई कोशिकाएं होती हैं उनका निर्माण की प्रक्रिया भी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से जो इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन या प्रदाह प्रक्रिया से शोथ, इसके कारण मतलब कि चोट लगना, कहीं पे गिर पड़ना, कोई रासायनिक पदार्थ का इन्फेक्शन हो जाना, किसी कीड़े का काट लेना, कि ये इन सब की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप जो स्थान जहाँ पर होता है वहाँ लाल हो जाना, सूजन आ जाना, या गर्म हो जाना, या दर्द होना बहुत ज़्यादा, ये जो क्रियाशीलता कम हो जाना, ये जो लक्षण दिखाई देते हैं इसी को हम प्रदाह प्रक्रिया या इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो जैसे पेपर में पूछा जाता है प्रदाह क्या होता है, प्रदाह प्रक्रिया क्या होती है, तो वो मैंने बता दिया प्रदाह प्रक्रिया क्या होती है और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं वो मैंने बता दिया। और ये प्रदाह प्रक्रिया में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो ये प्रदाह प्रक्रिया में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उनका कारण क्या है, उनके रीजंस क्या हैं, उनके कारण, ये 3 कारण हैं। ये 3 कारण भी आपको अच्छी तरह से समझ करके अपनी फेयर कॉपी में नोट करने है ना। प्रदाह प्रक्रिया में क्या क्या लक्षण होते हैं और फिर उन लक्षण जो उत्पन्न होते हैं उनके क्या क्या कारण होते हैं, ठीक है ना। ये कारण में रुधिर कोशिकाओं का फैल जाना, कोशिकाओं की पारगम्यता का बढ़ जाना, बच्ची कोशिकाओं का क्षतिग्रस्त ऊतक में अंतर्ग्रह, मतलब तेजी से उनका प्रवाह करना, उनका मूवमेंट, उनकी गति की प्रक्रिया जो है तेज हो जाती है। तो इस प्रकार से ये इन्फ्लेमेशन या प्रदाह प्रक्रिया क्या होती है, उसके लक्षण क्या होते हैं और जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उनका कारण, उनका रीजन क्या होता है, वो मैंने आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इसी के पश्चात नेक्स्ट टर्न पर जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, अर्जित या उपार्जित प्रतिरोधक क्षमता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इतना जो हम लोग डिस्कस कर लिया है हम लोगों ने, उसको अपनी फेयर कॉपी में समझ करके नोट करेंगे।